स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। स्पष्ट, थैंक यू, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। सब बच्चे ध्यान दें, क्रिस्टलाइजेशन जो टॉपिक है ये बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। जैसे डिस्टिलेशन टॉपिक बेस्ड होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, ऐसी क्रिस्टलाइजेशन को आप समझ लो जो मोर सॉल्युबल है। ये दो पॉइंट आपको समझने हैं, जो लेस सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल आसानी से बनते हैं, और जो मोर सॉल्युबल होता है उसके क्रिस्टल बाद में बनते हैं या धीरे धीरे बनते हैं। ये पॉइंट आप लिख लो। इसमें आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब इतना पता चल गया, क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। जो लेस सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल पहले बनेंगे, जो मोर सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल बाद में बनेंगे, या कह सकते हैं धीरे धीरे बनेंगे। अब जरा ध्यान दें, क्या करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम सल्फेट और सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम सल्फेट और सोडियम डाइक्रोमेट है। आप इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। पहले आप इसका सैचुरेट सॉल्यूशन बना लोगे। सैचुरेट सॉल्यूशन समझते हो कि डिसॉल्व करते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। फिर थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करने पे थोड़ा सा और डिसॉल्व हो जाएगा, भाई इसे कह सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। और फिर उसको एकदम ठंडा करना शुरू करेंगे। पहले तो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, फिर उसे ठंडा करना शुरू करेंगे। ठंडा करने पर क्या होगा, ठंडा करने पर क्या होगा, जो लेस सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल पहले बन जाएंगे, वो पहले डिपॉजिट हो जाएगा, और जो मोर सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल बाद में बनेंगे। टेक्निक समझ गए, टेक्निक क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो जरा, इसी में एक टॉपिक क्या है, एक टॉपिक आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो ध्यान रखना, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी समझ लो वही बात है, जब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा है फिर तो नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन से काम बन जाएगा। एक होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस कम है तब यही काम आपको कई बार करना पड़ता है। यही काम जब आप कई बार करते हो तब जाके आप उसे सेपरेट कर पाते हो, उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फिलहाल क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये बात समझ में आ गई। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में सुना होगा तो सुना होगा वर्ण लेखन प्रक्रम, क्रोमेटोग्राफी। कुछ कुछ नाम आप समझ सकते हो, कलर पर बेस्ड है क्रोमेटोग्राफी। देखो जरा क्या कंसेप्ट है क्रोमेटोग्राफी का।
डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम स्वेट, टी साइलेंट रहता है, आप नोट कर सकते हैं, स्वेट, टी साइलेंट है। नाइन जीरो वन जीरो अनंत और 9081 अंजर, बेटा जब ऑफिस से कॉल आती है कॉल रिसीव जरूर करें, कॉल रिसीव करके अपनी बात को क्लियर करें, अदरवाइज आईडी डिसेबल हो जाएगी। कॉल आती है तो कॉल रिसीव जरूर करें। 9010 अनंत एंड 9081 अंजर, लास्ट बार कह रहा हूं उस चीज को। आपकी कोई भी बात मेरे से होती है वो ऑफिस को नहीं पता। कोई भी बात अगर मुझसे आपने करी है या कोई परमिशन ली है तो एक पेपर पे लिख के साइन करवा के ऑफिस में सबमिट करें। ध्यान रखना ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड्स, शुगर, विटामिन, इस तरह की जो चीजें, हार्मोन्स, प्लांट पिगमेंट्स, इस तरह की चीजों को प्योर करने में या सेपरेट करने के काम आते हैं। नोट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स, शुगर, विटामिन, हार्मोन्स, प्लांट पिगमेंट्स एक्सेट्रा। और दूसरी चीज आप समझ लो, सब बच्चे ध्यान दें, जैसे मिथाइल अल्कोहल याद है बॉइलिंग पॉइंट, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 65, एसीटोन का 56। हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। अब जस्ट सोच के देखो, हमारे पास 1 ml तो मिथाइल अल्कोहल है, 1 ml एसीटोन है। अब कोई बच्चा कहे सर हम तो इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, कंटेनर में 2 बूंद लेंगे, एक बूंद हवा में उड़ के दूसरे कंटेनर में पहुंच जाएगी और एक बूंद वापस आ जाएगी। आप समझते पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 1 ml मिथाइल अल्कोहल है, 1 ml एसीटोन है, तो इसे कौन से मेथड से सेपरेट करोगे? क्रोमेटोग्राफी से। समझ लो जो बात बोल रहा हूं। अगर कोई चीज बहुत कम अमाउंट के अंदर है और आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, एक वर्ड और लिख लीजिएगा इसमें, नेचुरल सब्सटेंसेस में से ऊपर आ गए वो वर्ड, अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन सब क्या है, प्लांट पिगमेंट सब क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस। क्रोमेटोग्राफी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मैं जानबूझ के ग्राफिकल वे में आपको बता रहा हूं ताकि याद रहे, वरना गलती कर जाओगे, क्योंकि पहली बात तो कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं है और ये छोटे छोटे पॉइंट मिस हो जाते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्रोमेटोग्राफी है 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर, शॉर्ट में बोलते हैं टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी।
अब देखो जरा, क्रोमेटोग्राफी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर। आप सोचो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन। और सबसे बड़ी बात है, पूरा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मैं ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नहीं करा रहा, क्योंकि इतना भी कर लो इट्स अ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये टॉपिक कोई पढ़ता नहीं पढ़ाता नहीं। अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं, पेपर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये हो सकता है आपको आगे जाके एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे भी करने पड़े, लैब में एज ए प्रैक्टिकल आपको करना पड़ सकता है। जरा देखो, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन दैट, जरा बात समझना। ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, सब बच्चों ने सुना ही। एड्सॉर्प्शन वर्ड जानते हो? जब किसी के सरफेस के चारों तरफ, जब किसी के सरफेस के चारों तरफ कोई चीज इकट्ठी हो जाती है उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जिसके ऊपर इकट्ठी होती है एड्सॉर्बेंट, और जो चीज एड्सॉर्ब होती है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते लिख लो, ये एड्सॉर्प्शन वर्ड क्या है? जब किसी के सरफेस के चारों तरफ कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, सरफेस के चारों तरफ। जिसके ऊपर इकट्ठी होती है एड्सॉर्बेंट, मतलब जो अंदर वाला है वो एड्सॉर्बेंट, और जो बाहर वाला है एड्सॉर्बेट। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं बाहर वाला एड्सॉर्बेट, और जो अंदर वाला है एड्सॉर्बेंट। सब बच्चे ध्यान दें। एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए। कुछ याद है? डिस्टिलेशन बेस्ड था बॉइलिंग पॉइंट पर। डिस्टिलेशन किस बात पर बेस्ड था? क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड था सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब ये जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये इस बात पर बेस्ड है कि जिन कंपोनेंट्स को आप अलग करना चाहते हैं उनमें से किसी का तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और किसी का एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है। मतलब कोई तो सरफेस पर जल्दी इकट्ठा हो रहा है और कोई सरफेस पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। मतलब बेस्ड ऑन दैट कि कोई तो ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है और कोई कम एड्सॉर्ब हो रहा है। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। जरा पॉइंट क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन दैट एड्सॉर्बेंट के ऊपर, एड्सॉर्बेंट कौन होता है? अंदर वाला। एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट कंपाउंड्स की डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग है। कि डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब कोई ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है, कोई कम एड्सॉर्ब हो रहा है। अगर दो कंपोनेंट्स इक्वली एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो आप इस मेथड से अलग नहीं कर पाओ। नोट कर लीजिए, एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट कंपाउंड की जो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो अलग अलग है।
ठीक है, फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, हेडिंग डाल लीजिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये हो सकता है ये टॉपिक आपने पढ़ा भी हो, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी टॉपिक है आपने पढ़ा भी हो, इनऑर्गेनिक में भी एक बार आता है। पढ़ा है टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी? कितने बच्चों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? जरा ध्यान दें, एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बनता हुआ देख लो, डायग्राम बनता हुआ देख लीजिए, सब बच्चे ध्यान दें। एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, और नीचे की तरफ से आपने बंद कर रखा है। प्रैक्टिकली सुन लो कैसे कर रहे हैं। इस ग्लास ट्यूब में आप नीचे की तरफ या तो आप यहां पर ग्लास का पाउडर, बारीक पिसा हुआ ग्लास या कॉटन आप लगा दीजिए नीचे की तरफ, कॉटन या ग्लास पाउडर। इसके ऊपर आप चौक का पाउडर भर दो, चौक का पाउडर, रेत भर दो या चौक का पाउडर। इसको नाम देंगे ये एड्सॉर्बेंट है। ये जो हमने चौक का पाउडर भरा वो कौन है? एड्सॉर्बेंट। अब आप ऐसे समझो हमारे पास ये तीन कंपोनेंट है। मैंने जानबूझ के अलग अलग सिंबल यूज किए, एक क्रॉस, एक गोल और एक स्क्वायर टाइप का। ये तीन कंपोनेंट्स हैं। हम इन तीन कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, हम इन तीन कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं। क्या करेंगे? पहले इसमें कोई सॉल्वेंट मिलाएंगे, और ऐसा सॉल्वेंट जो लगभग सबको डिसॉल्व कर ले। कई बार हम यूज करते हैं पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर गुड सॉल्वेंट है। इसमें ध्यान रखना, नाम तो इसका क्या है? पेट्रोलियम ईथर। क्वेश्चन कॉम्पिटिशन आया हुआ है, पेट्रोलियम ईथर में कितने परसेंट ईथर होता है? 0% ईथर। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन है आता है आपके एग्जाम में, कंडक्टिविटी वाटर की कंडक्टेंस कैसी होती है? 0। नाम है कंडक्टिविटी वाटर और कंडक्टेंस कितनी होती है? 0। ऐसी पेट्रोलियम ईथर, नाम क्या है? पेट्रोलियम ईथर, बट नाम का ही ईथर है, इसमें ईथर 0% है। पेट्रोलियम ईथर इज अ गुड सॉल्वेंट, नोट कर लीजिए। अब आप देखो जरा, जरा सब बच्चे समझना। अब आप जिन कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते थे, आपने उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, अब एक सॉल्यूशन बन गया।
अब उस सॉल्यूशन को इस कॉलम में ऊपर से डालते हैं। जरा ध्यान से समझना जो बात बोल रहा हूं। अब इस सॉल्यूशन को आप इस कॉलम में ऊपर की तरफ से डालते हैं। अब सुनो जो बात बोल रहा हूं, इन कंपोनेंट्स में से जिसका एड्सॉर्प्शन सबसे तेजी से होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और जिसका सबसे कम एड्सॉर्प्शन होगा वो सबसे नीचे इकट्ठा होगा। और देखो कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक तरह से कलर बैंड्स बन जाते हैं, माने एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, ऐसे कलर बैंड्स बन जाते हैं। इनको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ये जो कलर बैंड्स बन जाते हैं क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कलर बैंड्स जो बन जाते हैं क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। नोट कर लिया? अब देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं, सब बच्चे सुनना ध्यान से। कोई दूसरा सॉल्वेंट डालते हैं जिसे बोलते हैं इल्यूएंट। अब जब डालेंगे तो क्या होता है, ये कंपोनेंट्स एक एक करके नीचे आ जाते हैं, एक एक करके नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। और कई बार कोई सॉल्वेंट नहीं भी मिलता तो आपके पास एक ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन। ये ट्यूब है, इस ट्यूब को 3 हिस्सों में कट कर दो। अगर इमरजेंसी अभी चेक करना है कि कंपोनेंट्स अलग करने थे, आप इस ट्यूब को आप 3 हिस्सों में कट कर दो, तो आपके तीनों कंपोनेंट्स तो अलग हो गए। तो इस टॉपिक को बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें मोटी सी बात आपने ये समझ ली कि जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा वो कॉलम में ऊपर की तरफ डिपॉजिट होगा, और जिसका एड्सॉर्प्शन कम होगा या सबसे कम होगा वो सबसे नीचे कट। इल्यूएंट एक सॉल्वेंट है जो अगर आप डालोगे तो सारे कंपोनेंट धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाते हैं। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? एक हेडिंग डालो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी। ये भी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब जरा ध्यान दें, इसका भी कंसेप्ट जान लो क्या है। सब बच्चे ध्यान से देखना जरा। आपके पास एक ग्लास प्लेट होगी, ग्लास प्लेट। आप ऐसे इमेजिन कर लो, स्केल आता था ना बचपन में, यूज किया होगा, 1 फुट वाला स्केल, 12 इंची वाला स्केल, प्लास्टिक का भी आता था, समझ लो कांच का बना हुआ है। ठीक है, इमेजिन कर लिया।
एक ग्लास की प्लेट है, आपने उस प्लेट के ऊपर कोटिंग कर दी, चौक के पाउडर की कोटिंग कर दी। सुन लो ध्यान से, पूरा ऐसा बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट दिमाग में छप जाएगा अगर आप चाहो तो। ये आने वाले टाइम में आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना पड़ता है। अब क्या किया आपने, नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींच दी, उस ग्लास पर आपने कोटिंग कर दी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक लाइन खींच दी। दिख रही लाइन? हल्की से इमेजिन करो एक लाइन है। आप जिस कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, जिस कंपोनेंट को अलग करना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन बना के उसकी एक ड्रॉप लो और उस लाइन पर आप डाल दो, और इस ग्लास प्लेट को आप सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दो। अच्छा बताओ, अगर चौक को पानी में डिप कर दे नीचे से, तो जैसे उतनी चौक गीली होगी जितनी वो डिप है, या कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पूरी चौक गीली होनी शुरू हो जाती है? मानते हो? ऐसे हम इस ग्लास प्लेट को जब हम सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होगा। अब जब सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो उस जो आपने ड्रॉप लगाई थी वो कंपोनेंट्स भी ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? वो कंपोनेंट्स भी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अब आप 2 चीज फाइंड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि कंपोनेंट्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x, और सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, y। x अपॉन y को हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू। अभी रुक जाओ, पहले सुनो। जब आप इसको डिप कर दोगे तो सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा। अरे बोलो यस या नो? सॉल्वेंट के साथ साथ वो कंपोनेंट्स भी ऊपर चढ़ेंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स की चढ़ने की पावर अलग अलग होगी। और बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट्स कलर्ड होते हैं, ये आपको अलग अलग कलर के दिखाई दे जाएंगे, और कई बार नहीं भी दिखते। तो हमारे पास कुछ खास तरह के स्प्रे आते हैं, निनहाइड्रिन करके स्प्रे आता है, आप वो स्प्रे कर दो तो ये सारे कंपोनेंट्स विजिबल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आप अल्ट्रावायलेट लाइट में देख लो, कुछ ऐसे होते हैं सनलाइट में रख दो तो ये कलर विजिबल हो जाते हैं। तो यहां से हम उन कंपोनेंट्स की RF वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसे बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक बार दोबारा सुन लो। एक ग्लास प्लेट के ऊपर चौक के पाउडर की कोटिंग कर दी, नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिस कंपोनेंट्स को हम अलग करना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन बना के हमने उस लाइन पर एक ड्रॉप रख देते हैं। फिर इस ग्लास प्लेट को हम सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं, सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। हम वो डिस्टेंस देखो, बोर्ड पर देखते रहिए, हम एक मिनट बोर्ड पर देखो। जैसे चौक को आप रख दोगे तो चौक भी गीली हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रहा हूं। ये क्या रखा है हमने, जिस मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं उसकी ड्रॉप यहां रख दी है। अब क्या होगा, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। सॉल्वेंट के साथ साथ कौन ऊपर चढ़ेगा, ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये इस तरीके से ऊपर चढ़ेंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेंगे। समझ में आ रही है बात? सॉल्वेंट मैंने पर्पल कलर से शो किया है। तो बताओ, अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं y, रिटार्डेशन फैक्टर, कंपोनेंट की डिस्टेंस x, जो कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है x, और जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है y, तो x अपॉन y को हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। दोनों की अलग अलग निकाल सकते हैं इनकी RF वैल्यू, हर कंपोनेंट्स की अपनी RF वैल्यू होगी। ये आपको पता है, जो मैंने आपको बताया, ये आपको हायर क्लासेस में या जब आप एडमिशन ले लोगे एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना पड़ता है। मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया, दिमाग में आपको एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिखाई दे रहा हो। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, आप बना लीजिए। क्या चीज दिक्कत लगी बताओ, क्या कंफ्यूजन है बताओ।
आप आगे आ जाओ, सीट चेंज कर लो, इधर आ जाओ थर्ड रो पर। सब बच्चे नोट करें। हाँ जी, थर्ड रो। हाँ जी, अब देखो सारा कंफ्यूजन मैं कैसे क्लियर करता हूं। देखो पहले बताओ, हमने कौन सी प्लेट ली थी? लकड़ी की प्लेट ली थी, कांच की प्लेट ली थी? कांच की प्लेट के ऊपर किस चीज की कोटिंग करी थी? बोलने दो, सारा कंफ्यूजन है। मैं जरा सारा कंफ्यूजन देखू, कहा सारा कंफ्यूजन किसे कहते हैं। चौक की कोटिंग करी थी। अब आप भी तो बता रहे हो कि कहां से कंफ्यूजन, अब भी तुम खुद बता रहे हो। सारा का मतलब तो मैं फिर सारा ही बताऊंगा कि ग्लास की प्लेट थी या वुड की प्लेट थी, हमने किसकी कोटिंग करी थी, चौक की करी थी या फिर किसी और की कोटिंग करी थी, डिस्टेंस कहां पे मार्क की थी, मैं तो फिर सारा ही बताऊंगा। या फिर मुझे आप ये बताओ कि कंफ्यूजन कहां पर है। आप बोल रहे थे ना कि दोनों ऊपर देंगे, तो मुझको वो समझ नहीं। अब बताओ, मैंने पर्पल कलर से कौन गया है? तभी तो मैंने आपकी सीट चेंज करी। पर्पल कलर से कौन गया था? जो पर्पल कलर है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा मूव करेगा। सॉल्वेंट की, अब सॉल्वेंट के साथ साथ कौन मूव करेगा? उस डॉट के अंदर जो कंपोनेंट्स थे, मानो उस डॉट के अंदर दो कंपोनेंट्स थे, एक को मैंने रेड से मार्क किया, एक को मैंने ब्लू से मार्क किया। जो रेड वाला था वो कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ब्लू वाला कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। और कंपोनेंट्स कहां तक गया है? वाई। हम जानना चाहते हैं ब्लू वाले की आरएफ वैल्यू क्या है। आरएफ वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो कंपोनेंट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए? एक्स। और सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए? वाई। तो रिटार्डेशन फैक्टर कितना हो गया? एक्स अपॉन वाई फॉर ब्लू वाला कंपोनेंट। अगर कोई आपसे पूछे रेड वाला, तो रेड वाले की डिस्टेंस नोट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय वाई कर देंगे। नोट कर लिया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। नोट कर सकते हैं आरएफ वैल्यू। सब फॉलो कर रहे हैं? अब माना फॉर एग्जांपल रेड वाले ने जेड डिस्टेंस ट्रेवल करी है, रेड वाले ने जेड डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो रेड वाले का आरएफ वैल्यू जेड अपॉन वाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। एक मैंने आपको बताया निन हाइड्रिन का स्प्रे होता है जो इन कंपोनेंट्स को विजिबल कर देता है। अभी तो जैसे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कई बार नहीं दिखाई देता, तो एक खास तरह का स्प्रे होता है जो हम करते हैं जिससे कंपोनेंट्स विजिबल हो जाते हैं। अब एनसीईआरटी में टॉपिक जबरदस्ती दिया हुआ है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है। और उससे भी अच्छी बात क्या है, जो लाइन मैंने मार्क कराई थी उसी पॉइंट पे क्वेश्चन आया।
पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। इस पूरी कहानी में एक लाइन इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जरा ध्यान दें, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या आता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। याद करने का तरीका ध्यान रखें, पी फॉर पेपर, पी फॉर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब जरा ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दें। इस पहली बार हमने क्या किया था, ग्लास प्लेट ली थी, ग्लास प्लेट के ऊपर हमने चौक के पाउडर की कोटिंग करी थी। अब क्या होता है, आप समझ लो, एक खास तरह का पेपर आता है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। उसका पूरा रोल आता है। जैसा आप समझ लो कि आपका ये टेप आती है, टेप टाइप का समझ लो, इसी टाइप का एक क्रोमेटोग्राफी पेपर का रोल आता है। पहले आपने इतनी मेहनत करी थी, ग्लास प्लेट ली थी, उसके ऊपर आपने कोटिंग करी थी, कुछ नहीं करना, सारा काम वही रहेगा, रिटार्डेशन फैक्टर भी सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही, सिर्फ चेंज क्या हो गया, ग्लास प्लेट की जगह क्रोमेटोग्राफी पेपर आ गया। इस बार आप क्या करेंगे, उस पेपर पे, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, फिर वही कहानी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींचेंगे, जिस कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं उसकी एक डॉट बना देंगे। ठीक है, अब इस पेपर को आप क्या करोगे, सॉल्वेंट में डिप करोगे। अब वो सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, सॉल्वेंट के साथ साथ वो कंपोनेंट्स भी ऊपर चढ़े। पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, वो मेन लाइन क्या थी, वो ये थी, सुन लो ध्यान से। एग्जाम में बाकी सब कुछ वही है, आर एफ वैल्यू वगैरह सब कुछ वही है, मेन बात क्या थी, जरा सुनो एक मिनट। क्या लिखा है, क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप। जो पेपर होता है इसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, पेपर गीला हो जाएगा ना, विच एक्ट एज स्टेशनरी फेस। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्टेशनरी फेस क्या है, तो सब बच्चों ने कह दिया पेपर। भाई सोच के देखो, आंसर दिमाग में तो यही आएगा भी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर तो अपनी जगह है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो आप कितना भी दिमाग लगा लेना, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आने, आंसर नहीं आने का ही। एनसीईआरटी की लाइन है कि क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट विच एक्ट एज स्टेशनरी फेस। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस क्या है। ये जो पेपर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल जो यहां पर स्टेशनरी फेस का काम करते हैं। ये नोट कर लीजिए, बाकी तो सब इसमें रूटीन पॉइंट है। ये लाइन को हाईलाइट कर लेना और उसके ऊपर इधर रिमेंबर, ताकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके जाएंगे इस लाइन को। एक टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए, मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। बात नहीं, ध्यान सुन लीजिए, मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। सब बच्चे ध्यान दें,
क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है अगर सोचोगे तो। क्या है कि आपके पास प्योर ए है, जरा ध्यान से सुना, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है। आपके पास सैंपल ऑफ ए है। सैंपल ऑफ ए का मतलब ए हो भी सकता है, ए नहीं भी हो सकता, सैंपल है। और जो पहला वाला प्योर है, कंफर्म है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 है। हमें जानना है कि ये सैंपल ऑफ ए है, वो ए है या नहीं। बच्चे कहते हैं बड़ा सिंपल, जो सैंपल ऑफ ए है आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लो। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली प्योर ए के बराबर आ रहा है तो सैंपल ऑफ ए प्योर ए है। अगर मेल्टिंग पॉइंट अलग आ रहा है तो वो ए नहीं है। इतनी बात भी इंटेलिजेंट बच्चा सोचेगा। समझ रहे? मेरे ख्याल से इतनी बात तो दिमाग में आ रही होगी, बट ये बात सही नहीं है, तभी तो टॉपिक बताना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बात तो सभी सोचेंगे। सुनो, अब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान सुनो। आपने ए का मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लिया। अब आपने क्या किया? अरे सुन लो पहले मेरी बात। ए का मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, अगली बार आपने फिर दोबारा से प्योर ए लिया और उसमें सैंपल ऑफ ए मिला दिया। सैंपल ऑफ ए मिला दिया, अब ये मिक्सचर बन गया। अब आप उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगर उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली ए के बराबर आ गया तब तो वो ए है, अदरवाइज वो ए नहीं। सर बात तो वही है, वही बात है। सुनो, आप मेरी बात सुन लो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो अलग कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकते। यह आपने अपनी सोच बना ली। दो अलग अलग कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं, बट अब आप ये सोचो, अगर ये बी होता, अगर ये बी होता, हमने ए के अंदर बी मिला दिया, होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। अगर आपने ए के अंदर ए मिलाया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए के अंदर बी मिला दिया तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। अगर वो ए के अलावा कुछ और हुआ तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट अलग आएगा। और अगर वो प्योर ए हुआ तो ए में ए मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई? अगर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट के इक्वल है तो सैंपल ऑफ ए प्योर माना जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लो, अगर मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो प्योर है। ये बात गलत है, ये बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि दो अलग अलग सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं। ये वाली बात गलत है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर मेल्टिंग पॉइंट सेम है तो इसका मतलब ये मत मानना कभी भी कि एलिमेंट भी सेम, ये गलत बात है। दो अलग अलग सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट भी सेम हो सकते हैं। दो अलग अलग सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकते हैं।
ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, लिख लो उस बात को, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट सेम आता है तो सैंपल प्योर है। अगर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट सेम आता है तो सैंपल प्योर है। क्योंकि आपको मैंने बताया इंप्योरिटी की प्रेजेंस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हेडिंग डाल लीजिए आइसोमेरिज्म। बेटा बात नहीं, जैसा कि आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान दें, आइसोमेरिज्म बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, बट मैं आपको सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लो। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये जो फिनोमिना है इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट। आप जरा ध्यान दो, जरा सुन लीजिए। आइसोमेरिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने बच्चों को याद है? बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
वैसे तो नाम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? सबसे बढ़िया तरीका, आप आईयूपीएसी नेम चेक कर लो। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट हो। सिंपल सी पहचान है, मतलब आप कह सकते हैं आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होंगे। जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होंगे। इतनी बात तो याद कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होंगे। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखो जरा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, अगर आपने नाम सुना हो, चेन आइसोमेरिज और कौन सी, पोजीशन आइसोमेरिज और फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज एंड टॉटोमेरिज। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो, लिख लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप जानते हैं व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? कोई बोलेगा नहीं, अपने मन में सोच लो। समझ सकते हैं, इस चैप्टर का ABCD वाला सबसे आसान क्वेश्चन है। कोई बोलेगा नहीं, अपने मन में सोच लीजिए व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। सब बच्चे सोच लीजिए व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो, चेन आइसोमेरिज्म। कितने बच्चे जानते हैं? 4-5 बच्चे कह रहे हैं हम जानते हैं, कोई बात नहीं। सुनो, हेडिंग डाल लो चेन आइसोमेरिज्म। सुनो, चेन, अब जो जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं मेरी वाली ध्यान रखना। सुनो, चेन आइसोमेरिज्म क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होती है। मेन बात, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होती है। आप लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होगी।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की होगी। ठीक है, अब देखो जरा, आप सब बच्चे सुन लीजिए। C5H12 इसके 3 चेन आइसोमर्स होते हैं। अगर अपने नाम से नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो एक बात सुन लो, सब बच्चों से कह रहा हूं, अभी लास्ट टर्म पे मैंने यही सब सिखाया था आपको, नॉर्मल, आइसो, नियो। कोई बच्चा छुट्टी मारेगा, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे टॉपिक परफेक्ट चाहिए। मुझसे ये मत कहते ना मेरी छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई तो रिकॉर्डिंग से कवर करो, और मैंने पूछा नहीं बताया तो मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा। ऑर्गेनिक में या तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ोगे तो फिर ढंग से पढ़ो। ऑर्गेनिक में या तो सब कुछ आएगा या कुछ भी नहीं आने, और कुछ भी नहीं आएगा मेरे यहां हो नहीं पाएगा, मैं पहले ही आपको शहीद कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूं ध्यान से। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब बताओ, पहले वाले कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की है, दूसरे वाले में 4 की, और तीसरे वाले में, आप देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफरेंट लेंथ की है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हेडिंग डाल दीजिए पोजीशन आइसोमेरिस। पोजीशन आइसोमेरिस, जरा ध्यान से सुने, क्या कुछ दिमाग में है? कितने बच्चों के दिमाग में है? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करो, बताओ। कोई और बताओ, हाथ खड़ा करो। इसमें पता सबसे मेन चीज क्या समझनी है, सुनो। हेडिंग पढ़ के इतना समझ में आ जाता, पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर। इसमें जो मेन बात बोलनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की लेंथ सेम होगी। अगर आपने ये नहीं बोला सब गड़बड़ हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की लेंथ सेम होगी, मतलब बेस चेन, जो बेस कंपाउंड है वो सेम होगा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन। इसमें मेन बात समझनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की लेंथ सेम होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ब्रैकेट में मैंने लिखा बेस, जो उसका बेस, जिसे बेस बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की लेंथ सेम होगी बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन
at different position. But position of double bond, triple bond, functional group, side chain at different position. सब अच्छे ध्यान दें, नाम से ही क्लियर है। पहले वाले का नाम बताओ, प्रोपेन वन ऑल। दूसरे वाले का नाम बताओ। आप देख रहे हो, नाम सुनकर ही मन में फीलिंग आ रही है कि OH की पोजीशन चेंज हो गई। प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब जरा ध्यान दें, ब्यूट वन आइन, ब्यूट टू आइन। नाम से पढ़ ना, वन आइन टू आइन। ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन। कुछ खास बात देख रहे हो, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा। सुनो, मैंने इसलिए वर्ड यूज किया था बेस। इनका बेस बेंजीन है ना, वो तो सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। जो जुड़ने वाले ग्रुप है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर आपको कॉमन नेम याद आता हो, ऑर्थोजाइलिन, ये जाइलिन कंपाउंड है, याद रखना। जब बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, जाइलिन बोलते हैं। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। सब फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, बता सकते हो ये चेन आइसो, ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं? COH नंबर 1 पे, COH नंबर 3 पर है, पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं? अरे महान आत्माओं, सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखकर एक डायलॉग याद आता है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से स्टार्ट होती है। शायद अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ये। जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, COH जहां लग जाता है चेन वहां से स्टार्ट होती है। तो COH पहले वाले में भी नंबर 1 पर है, COH दूसरे वाले में भी नंबर 1 पर। आपको देखने पर ऐसा लग रहा है, और अब देखो, पहले वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की? 6 की। और दूसरे वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की है। अगर पोजीशन आइसोमर्स होते तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम लेंथ की होती। यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलग अलग लेंथ की है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है।
सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? बात क्लियर हो गई? अच्छा बताओ, ये कौन से, ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं? हाँ या नहीं? अरे महान आत्माओं, देखो ये देखने में आपको अलग अलग लग रहे हैं, बट ये आइडेंटिकल कंपाउंड। कहीं भी लगा दो रहेंगे तो नंबर 1 पे। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, पहला वाला ये, दूसरा वाला ऑर्थो, तीसरा वाला ये। जब बेंजीन के ऊपर या साइकिल किसी भी रिंग के ऊपर एक ग्रुप लगाओगे, वो तो नंबर 1 पे रहेगा। ध्यान रखना, ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। तो ये पोजीशन शो नहीं कर रहे, इनकी शक्ल हमने चेंज करी है। नोट कर लीजिए, आइडेंटिकल कंपाउंड। नोट कर लिया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसे हम मंडे को करेंगे, ठीक है। कल आपका टेस्ट रहेगा किसका? सॉलिड स्टेट। और संडे में रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल आपका सैटरडे में टेस्ट रहेगा सॉलिड स्टेट। सब बच्चे सुन लीजिए, सॉलिड स्टेट कल है और संडे में एटॉमिक है।